नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। उससे पहले मैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में बात करूंगी। ये कलम के धनी हैं। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानियाँ, लेख और कविताओं की रचना की है। यहाँ पर इन्होंने मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो इनका संस्मरण है उसमें इन्होंने फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया है। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे और वे भारत में आकर बस गए थे। लगभग 47 वर्षों तक वे भारत में रहे और अपनी पूरी उम्र में केवल 2 या 3 बार ही वो अपने देश वापस अपने माता पिता और बहन भाइयों से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। फादर बुल्के जो हैं देवदार के वृक्ष की छाया की तरह थे, जो सबको प्रेम और सहानुभूति की छाया दिया करते थे। और फादर कामिल बुल्के जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु पर रोने वालों की कमी नहीं थी, क्योंकि वे राष्ट्रभाषा हिंदी को महत्व देते थे। वे हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पाठ्य पुस्तक का पहला जो प्रश्न है वो है, फादर की उपस्थिति देवदार के वृक्ष की छाया जैसी क्यों लगती थी? देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है और छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष वृद्धाकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। तो दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर कहा गया है? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर, परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया। 47 वर्षों तक भारत में रहने वाले फादर केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। वे भारत को ही अपना देश समझने लगे थे। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। पहले तो उन्होंने यहाँ आकर पढ़ाई की, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में राम कथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किया। वे इस तरह के भारतीय संस्कृति के होकर रह गए थे। तो तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनको फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित हैं। फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया। उन्होंने प्रामाणिक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नीलपंछी नाम से रूपांतरण किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध लिखा। परिमल नामक हिंदी साहित्य संस्था के सदस्य बने। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसे व्यक्तित्व की उभरती है। उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफ़ेद चोगे में हुक्का जैसा लगता था। उनका रंग गोरा था और चेहरे पर सफ़ेद भूरी दाढ़ी थी। उनकी आंखें नीली थी। वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाने पर सालों साल निभाया करते थे। वे पारिवारिक जलसों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह उपस्थित होकर आशीर्वादों से भर देते थे, जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। उस समय उनकी छवि देवदार के विशाल वृक्ष जैसी होती थी। प्रश्न नंबर 5।
लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले वह व्यक्ति थे जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व और ममता भरी थी। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषिता से कोसों दूर थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उसका दुख हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी। वे अपने प्रेम और वात्सल्यता के लिए जाने जाते थे। प्रश्न नंबर 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। कैसे? परंपरागत रूप से सन्यासी एक अलग छवि लेकर जीते हैं। उनका विशेष पहनावा होता है। वे सांसारिकता से दूर होकर एकांत में जीवन बिताते हैं। उन्हें मानवीय संबंध और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता। वे लोगों के सुख दुख से तटस्थ रहते थे और ईश्वरंद्रा में समय बिताते हैं। फादर बुल्के परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे। वे मन के ही नहीं संकल्प के भी सन्यासी थे। वे एक बार संबंध बनाकर तोड़ना नहीं जानते थे। वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे। वे अपने परिचितों के दुख सुख में शामिल होते थे और देवदार वृक्ष की सी शीतलता प्रदान करते थे। इस तरह उन्होंने परंपरागत सन्यासी से हटकर अलग छवि प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। आशय यह है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्मानुयायी और अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर शोक वंदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गणना करना कठिन एवं उनके बारे में लिखना स्याही बर्बाद करना जैसा था। अर्थात उनकी संख्या अगिनत थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आशय यह है कि फादर को याद करते ही उनका करुणामय, शांत और गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। उनकी याद हमारे उदास मन को विचित्र सी उदासी और शांति से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक उदारता संगीत सुन रहे हैं, उदास सा संगीत सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।